नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश। न्यूज़ लाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस खास मुद्दे की जिसने देश की करीब करीब सभी पार्टियों को एकजुट करके रख दिया है। हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जब सभी पार्टियां एक मुद्दे पे एकजुट हो जाए, लेकिन मसला कुछ ऐसा है कि इसे क्या कहें, मजबूरी कहें या सही पार्टियां इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एकजुट हो गई है, ऐसा लग रहा है। और ये मुद्दा है पार्टियों को मिलने वाले चंदे की, फंड की, और अगले कुछ दिनों में वो अपने चरम पे हो सकती है चुनाव पे चकल्लस। इस साल चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को एक सर्कुलर जारी किया और सर्कुलर मिलने के बाद सभी पार्टियों को मानो मिर्ची से लग गई। कांग्रेस तो इतनी ज़्यादा तिलमिलाई कि उसने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर साफ साफ अपना विरोध भी दर्ज करा दिया है। कांग्रेस ने यहाँ तक कह दिया है कि चंदे के मसले पे चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं है और उसे कानून मंत्रालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरह से कैसे चंदे को लेकर के सभी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। उनको एक मिर्ची लगी है, मिर्ची का रुख क्या है, प्रकार क्या है, उसमें तेवर कितने हैं। चुनाव आयोग ने डाले माथे पर बल, सभी पार्टियों को लगी मिर्ची, मांगा हिसाब तो छूटा पसीना। ये देश की बड़ी पार्टियों के नेता हैं। ये सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे और पारदर्शिता की बातें करती हैं, लेकिन जब वास्तव में इन पर खुद को पारदर्शिता के पैमाने पर साबित करने की बात आती है तो सभी को मानो मिर्ची लग जाती है। हाय मिर्चे, उफ उफ मिर्चे, उफ उफ मिर्चे। इन सभी पार्टियों को मिर्ची लगाई है चुनाव आयोग ने। दरअसल हम आपको बता दें कि 29 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों को कुछ पारदर्शिता के निर्देश मानने के लिए सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर जारी क्या हुआ कि सभी के पसीने छूट गए, वो बात अलग है कि अभी मामले पर बीजेपी ने मुंह नहीं खोला है। चलिए अब आप चुनाव आयोग के सर्कुलर की वो अहम बातें भी जान लीजिए जिनको लेकर पार्टियों को लगी है मिर्ची। हाय मिर्चे, उफ उफ मिर्चे, उफ उफ मिर्चे। पार्टियां 20,000 रुपए से कम चंदा देने वाले लोगों, संस्थाओं का रिकॉर्ड रखें। पार्टियां 20,000 रुपए से ऊपर का चंदा चेक और ड्राफ्ट के जरिए ही लें। बस चुनाव आयोग के इसी सर्कुलर ने पार्टियों को मिर्ची लगा दी। उफ उफ मिर्चे, उफ उफ मिर्चे। तो देखा आपने, ये पार्टियां कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, खुद को पाक साफ बताती हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बताने को राजी हैं कि चंदे का पैसा कहां से आया या किसने दिया। और ये भी बात सही है कि भले ही इस पर अभी तक बीजेपी ने मुंह ना खोला हो, लेकिन इस मामले पर सभी एकजुट हैं, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब ये बात आप इससे समझ सकते हैं कि इन सभी पार्टियों को पिछले 10 सालों में 5800 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला है, लेकिन इस चंदे का 90% का हिस्सा उन लोगों से मिला जिनका कागजों पर कोई अता पता नहीं है। कुल मिलाकर बात ये कि अगले कुछ दिनों के भीतर चुनाव आयोग और पार्टियों के बीच चंदे पर चकल्लस और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। कांग्रेस सहित कई पार्टियों ने तो चुनाव आयोग को लिखित विरोध दर्ज करा दिया है। साथ ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग को उलट कानून मंत्रालय के पास जाने की सलाह दे डाली है। अब देखने की बात यह होगी कि पार्टियों के विरोध के बाद चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है, लेकिन इस विरोध से एक बात तो साफ हो गई है कि जब खुद पर पारदर्शिता अमल करने की बात आती है तो इन पार्टियों के खाने के दांत और दिखाने की और हो जाते हैं। और ये बात भी है कि पारदर्शिता अमल में लाए भी क्यों,
एक बार चंदे पर पारदर्शिता आई नहीं कि सारी की सारी पोल खुल जाएगी। समझे ना आप? खैर, देखते हैं कि चुनाव आयोग कैसे समझता है। मनीष शर्मा, चैनल वन न्यूज। आपने देखा कि जो चंदे की बात है, चुनावी चंदे की बात है या पार्टी को फंड देने की बात है, उस पे सभी पार्टियां किस तरह से एक राष्ट्रीय एकता का परिचय दे रही हैं कि हम सब एकजुट हैं। बात है चंदे की, और चंदे के साथ उस चुनावी धंधे की बात भी कर सकते हैं, जिसके कारण कई तरह के सवाल हमारे देश में, समाज में उठते रहे हैं। चुनाव सुधार एक समस्या है, आज तक समस्या है, उस पर अभी तक किसी की कोई चिल्लोपो नहीं मची, कोई पार्टी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो इस तमाम मसलों पे दिल्ली में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, झारखंड में चुनाव होने हैं। तो इस तमाम परिप्रेक्ष्य में हम इस पर चर्चा करेंगे कि चुनाव में चंदा लेना कैसे लिया जाए। इस पर टीएन शेषन ने कभी हंगामा करवाया था और किया था, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजेश यादव जी हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हनुमंत राव जी हैं हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आलोक पांडे जी हैं, और हमारे साथ एक दो और अभी अतिथि जुड़ने वाले हैं। तो इसकी हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेश जी, मोतीलाल वोरा जी को मिर्ची लगी सबसे पहले, और उन्होंने कहा ये कानून मंत्रालय का मसला है। अचानक ऐसी मिर्ची का कारण क्या है? नहीं, मिर्ची नहीं लगी, उन्होंने सलाह दी। जैसे ये पहली बार नहीं आया है, चुनाव आयोग ने इससे पहले भी कई बार ये मुद्दा उठाया है, लेकिन उन्होंने सलाह दी कि जो चुनाव आयोग को राइट नहीं है। चुनाव आयोग को क्या है, जब असली जगह जाएं तो कानून मंत्रालय है। कानून मंत्रालय को पार्टियों को चिट्ठी लिखने के बजाय ये चीज़ कानून मंत्रालय में, और जब तक बिल पास नहीं होगा, सब सिस्टम में नई चीज़ें होंगी। तो आचार संहिता की बात तो है राजेश जी, आचार संहिता का पालन हम लोग कर रहे हैं और करते हैं। उसके तहत जो भी ये एक्शन और रिएक्शन है, आपको लगता है हनुमंत राव जी कि जो एक्शन और जो रिएक्शन कहा जाए मोतीलाल वोरा का, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है कांग्रेस जैसी विशाल और ऐतिहासिक पार्टी का? जी नहीं, देखिए मुश्किल ये है कि अगर कोई सर्कुलर जारी होता है और कोई एक संस्था, ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग कोई पूरा वो एक संस्था है जो पूरे चुनाव को रेगुलेट करती है, अगर वो कोई बात कहती है तो उसका अपना एक महत्व है। और मुझे लगता है कि कम से कम इस मुद्दे पे सारी पार्टियों को मिलके एक गंभीर चिंतन करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि 20,000 क्यों, अगर 1 रुपए का भी चंदा लिया है तो उसकी भी एक जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये चंदा लिया कहां से। क्योंकि देखिए क्या है कि आज 20,000 का आपने एक मानक तय कर दिया, अब 18,000 रुपए के चंदे लेने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बता रहा हूं कि कहीं एक नियम बना था कि 25,000 के ऊपर यदि आप कोई डोनेशन देते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। तो डोनेशन वाले कंपनी ने माफ करेंगे 25,000 नहीं 5,000 रुपए, तो उन्हें 25,000 का डोनेशन लेना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आप ऐसा करिए कि 5 लोगों के नाम पते दे दीजिए जिनके हम 5-5 हजार के चेक बना लें। तो मुश्किल ये है कि सुधार की जो प्रक्रिया है उस पर बैठ के तमाम सारे राजनीतिक दल चिंतन क्यों नहीं करते हैं। हर राजनीतिक दल कहता है कि साहब हम काला धन लेकर के आएंगे, फिर काला धन पे जो है तमाम तरीके के वक्तव्य आने लगते हैं, लोग मुकरने लगते हैं, बताते हैं कि साहब कितना काला धन है पता ही नहीं है। उसी तरह से कितना चुनावी चंदा आ रहा है इसका भी कोई आदमी हिसाब नहीं देना चाहता। जो भी लेखा जोखा है वो लेखा जोखा में कोई वो जो ट्रांसपेरेंसी की बात है राष्ट्रहित में हनुमंत राव दिखती नहीं है। आलोक जी, एक कानूनविद होने के नाते जो कानून की पहलू हैं चुनाव सुधार के परिप्रेक्ष्य में, आज तक एक तो वो लागू नहीं हो पाया रहा है, करीब 44 साल से ज़्यादा हो गए उस पर बहस करते, उस पर कितने संसद के सत्र निकल गए। इसके अलावा आपको लगता है ये जो 20,000 से ज़्यादा का जो आप चेक से लें या ड्राफ्ट से लें या उसकी खाना पूर्ति करें, आपको लगता है इस जो राजनीतिक व्यवस्था में संभव है? हालांकि जैसा मोदी जी दावा भी कर रहे हैं। नहीं कुमार साहब, दिक्कत क्या है, इस देश में बातें 3 तरीके की पिछले 2 दशक से, चुनाव सुधार, पुलिस सुधार, न्यायिक सुधार। हर नेता, हर शिक्षाविद और इस समाज से जुड़ा हर व्यक्ति इस तीनों पर चर्चा करना उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब तीनों पे सुधार की व्यापकता की बात आती है और जब अपने आप को अमल करने की बात आती है तो तीनों के तीनों मुकरने लगते हैं। चुनाव को लेके सारी पार्टियां अभी तक कहती रही हैं कि चुनाव सुधार होना चाहिए, सबके मैनिफेस्टो में है।
सबके भाषणों में है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट। ये हंगामा 1995 के बाद जब नैन हवाला कांड की बात आई थी तो और ज्यादा दबाव पड़ा था कि लोग ऐसा। अच्छा सर, दूसरी चीज क्या है, आपने पहले देखा होगा कुमार साहब, अभी जब सूचना के अधिकार में राष्ट्रीय पार्टियां और ये जितनी भी पार्टियां जब आई, तब भी जो आज हालात हैं यही हालात उस वक्त हुए थे। इन लोगों ने फिर जाके सदन के अंदर से उसमें अपने आप को बाहर किया। तो कहीं ना कहीं ये डर है कि आम जनमानस इनके ओरिजिनल मतलब स्वाभाविक जो इनका स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, उससे परिचित ना हो जाए। अब मैं हनुमंतराव जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि 1 रुपए का चंदा भी आए तो उस पर, क्योंकि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 कानून, ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं। कोई आप संस्था बनाते हो, राजनीति अगर सामाजिक संस्था बनाते हो, ट्रस्ट बनाते हो, कुछ भी बनाते हो आप, तो आपको हर चीज का हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो अगर ये 20,000 का जो चुनाव आयोग ने मानक तय किया होगा, जहां तक मैं समझ सकता हूं, उन्होंने एक सुधार की प्रक्रिया को बताया कि अगर आप, जो कि चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि चुनाव कैसे अच्छे हों और उस दिशा में पार्टियों का सुझाव लेना देना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। कानून मंत्रालय के पास भेजने की बात तब आती जबकि कोई चीज ऐसी थोप रहा होता और उसके लिए एकदम, जैसे आपका ये आचार संहिता ना पांडे जी, मैं बता दूं भाई साहब, फिर आप, चुनाव आयोग उनके सुधार में आता है, लेकिन जहां तक चुनाव चंदा का सवाल है, चंदा का सवाल उनके कार्यक्षेत्र से बाहर है। वो पार्टी का सवाल है, पार्टी का सवाल है, लेकिन चुनाव सुधार की प्रक्रिया का एक स्वरूप है वो। ये बात दांडे जी जो कह रहे हैं चुनाव सुधार की बात, समग्र प्रक्रिया की बात कर रहे हैं राजेश जी, लेकिन जो चंदा ले जाने की बात है, यदि आप याद करें जब सीताराम केसरी कोषाध्यक्ष थे तो उस समय कुछ इनकम टैक्स का नोटिस आया था और उन्होंने किस तरह से अपने को बचाने की कोशिश की थी और फिर उसमें एक दान पात्र रखा गया सभी डिस्ट्रिक्ट डीसीसी में और उसको इस तरह से साबित किया गया नहीं, ये हमारा जो पैसा है वो इस तरह से आया है, दान के रूप में आया है, वो ITA से जो भी बचने की बात है। तो आप आज की जो स्थिति में है, जो आप आलोक जी बता रहे हैं, राजेश जी आपने जो कहा ये जो कुछ संस्थाएं वो इनकम टैक्स से बाहर है ना, तो उसमें मैं कह रहा हूं कि यही तो गलत है। मैं यही जानना चाह रहा हूं, यही जानना चाह रहे हैं कि अगर आप राजनीतिक दल हैं तो आप कुछ संस्थाओं से बाहर कैसे हैं, जो मॉनिटरिंग करती है, जो फंड को मॉनिटरिंग करती है, जो देखभाल करती है कि आपके पास गलत पैसा आ रहा है, सही पैसा आ रहा है, उससे आप बाहर हो। आप पे कोई मॉनिटरिंग नहीं। अगर सूचना के अधिकार में आप लाए जाते हो तो आपको मिर्ची लगती है। अगर आप कोई सलाह देता है कि इस तरीके का सुधार हो सकता है तो आपको मिर्ची लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है? राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो भारत का, उसे भागता क्यों है वो? अगर कोई जहां पे उसकी जिम्मेदारी तय होती है, भागता क्यों है? राजनीतिक दल भागता क्यों है? तो भागता इसीलिए है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीज चाहता ही नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह की एक सीमा दे दी जाती है कि साहब इतने लाख रुपए में आपको चुनाव लड़ना है, विधानसभा का इतने लाख में लड़ना है, लोकसभा का इतने लाख में लड़ना है। आप बताइए कि क्या वाकई में चुनाव उतने लाख में लड़े जाते हैं? उससे कहीं ज्यादा आप इसी चुनाव के बाद ले लीजिए, पहले 30,000 करोड़ रुपए के काले धन का इस्तेमाल हुआ 2014 के चुनाव में। अभी अगर हिसाब देना पड़ जाए सारे दलों को तो सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी। इस लिहाजा कोई दल नहीं चाहता है कि इस तरह के चुनाव सुधार हों। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि जब हम चुनाव सुधारों की बात करें तो फिर वो समग्रता में होना चाहिए और इसके तमाम सारे पहलू हो सकते हैं कि आखिर चुनाव सुधार किए कैसे जाएं। क्या जो समय ये जो चुनाव की एक सीमा बना देता है चुनाव आयोग, अन्य देशों की तुलना में देखें भारत में जो व्यवस्था है ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल नहीं है। राजेश जी, आखिर जो ये बात आई और आप ही के कोषाध्यक्ष को ये मिर्ची क्यों लगी और उन्हीं को ये कष्ट क्यों हुआ, जबकि सभी दल इस पे आज की तारीख में चुप से? मिर्ची नहीं लगी उनको। उन्होंने जैसे इन्होंने हर पार्टियों को सुझाव दिया तो उन्होंने सुझाव दिया कि इसका कानूनी प्रक्रिया ये है, आप ऐसे जाएं। चुनाव इससे पहले भी जो चुनाव आयोग थे उनने भी करी। अच्छा, मैं तो आपके माध्यम से चुनाव आयोग से जानना चाह रहा हूं, जो लोकसभा में एक जो सांसद का इन्होंने चुनाव खर्च रखा था वो जस्ट डबल कर दिया, सीमा बढ़ा दी, तो घटानी चाहिए इन्हें। तो ये बढ़ाने का क्या तात्पर्य है देश में? मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं चुनाव आयोग? पहले भी इससे चुनाव आयोग ने आप चुनाव आयोग में ये इस तरह की बात करके चुनाव आयोग से आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या कांग्रेस एक अपने चुनाव प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए उनको? जब उन्होंने जो नहीं, राजेश जी का कहने का मतलब ये है कि यदि चुनाव
का जो खर्च सीमा हाँ, है उसको आपने दुगना कर दिया। आप साहब उसको आधा भी कर लेते तब भी हम उतनी भव्यता से चुनाव लड़ते। बिल्कुल क्यों? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनको हिसाब किताब तो देना ही नहीं है। जब हिसाब किताब नहीं देना है तो चाहे आप दूना करिए चाहे आधा करिए, चुनाव तो हम अपने तरीके से लड़ ही लेंगे। भाई ये पारदर्शिता का जो मामला है वो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर 1 रुपए का भी अगर चंदा मिलता है तो वो बकायदे टैक्स के दायरे में लाना चाहिए। कुल कितना चंदा मिलता है इसको टैक्स के दायरे में लाना चाहिए। जब इस देश का एक सामान्य नागरिक जब कुछ पैसा अपने जीवन यापन के लिए कमाता है और उसका एक हिस्सा वो राष्ट्र के निर्माण में टैक्स में देता है तो इतना मोटी मोटी रकम जो चंदे में लोग लेते हैं तो उसका टैक्स क्यों नहीं भरती हैं पार्टियां? उसका टैक्स सवाल भरना चाहिए। आलोक जी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल जो है उनको आय होती है तो क्या टैक्स क्यों नहीं भरना चाहिए और टैक्स क्यों नहीं भरती है? कुमार साहब यही तो समझ में नहीं आया है कि जब राजनीतिक दलों को 80G से छूट मिली, किसी भी मतलब एक संस्था के नाते आप RTI से अपने को अलग कर दिया। नहीं, सूचना के अधिकार में तो अभी इन्होंने 1 साल भी नहीं हुए हैं, जिस तरीके से हंगामा हुआ था देश में आपने देखा ही है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आप देश की प्रगति में हिस्सेदारी करना चाहते हो, आप देश में ये दिखाना चाहते हो कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन समाज देंगे, आप बताना चाहते हो कि कोई भी राजनीतिक दल हो कि मैं सही मैं सही मैं सही, तो आज अगर निर्वाचन आयोग ने एक सुधार की प्रक्रिया पे एक कदम आगे बढ़ाया है कि 20,000 से ऊपर का जो चंदा आपको आता है आप उसका हिसाब रखें, आप बताएं कि ये चंदा आपको किसने दिया है। आप ये कहते हो कि ब्लैक मनी भारत में नहीं है, ब्लैक मनी ये हमारा पैसा यहां वहां यहां दुनिया भर की बातें चल रही हैं। निर्वाचन आयोग तो एक ही रास्ते में आपको सब दे रहा है कि पार्टियों के पास तो एक बहुत बढ़िया सा अभी आज की डेट में था कि भाई आप निर्वाचन आयोग के सुधार की प्रक्रिया को अपनाते और सीधे सीधे देना शुरू कर देते कि 20,000। हमारे साथ भाजपा नेता नितिन सरदारे जुड़ गए हैं। तो नितिन जी, ये जो चुनाव आयोग का जो डंडा चला है कि 20,000 के ऊपर जो भी राशि हो उसको चेक्स लिया जाए, ड्राफ्ट लिया जाए, भाजपा में एक तरह की शांति देखी जा रही है। कांग्रेस ने अपना रिएक्शन दिया है कि कानून मंत्रालय काम चुनाव आयोग ना करे। आपकी पार्टी की क्या सोच है? आप क्या चाहते हैं कि चुनाव आयोग का कदम सही है या गलत? देखिए, जो चुनाव में चंदे के रूप में जो पैसा आता है पार्टी को, उसका हिसाब तो होना चाहिए और किस व्यक्ति ने कितने पैसे दिए उसको बकायदा उसकी रसीद मिलनी चाहिए। होता क्या है, जो अन्य पार्टियां अब तक राज करती रही है, जैसे हम कांग्रेस को ले ले, एक नई पार्टी आई है दिल्ली के अंदर, आम आदमी, उनको विदेशों से पैसा आता है, विदेशों से पैसा आया एनजीओ के माध्यम से, उसका हिसाब नहीं है। जो हिंदुस्तान में पैसा हमारी पार्टी, हमारे जो जनता हमें पैसा दे रही है, जैसे हमने 1 वोट 1 नोट, 1 नोट का अर्थ था चाहे वो 1 रुपया दे दे, 10 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे, 1000 रुपए दे दे, 500 रुपए दे दे, वो दे हम उसे। ये नारा किसका था नितिन जी? ये नारा बीजेपी का था, एक नोट और 1 वोट। तो क्या बीजेपी ट्रांसपेरेंट रही अपने उस 1 वोट 1 नोट पे? बिल्कुल। तो फिर आरटीआई का विरोध क्यों नहीं किया पार्टी ने? नहीं, देखिए, हमें जो जनता पैसा देती है, जनता आज भी जो पैसा हमें जनता देती है, यानी पार्टी का कहना था कि आरटीआई को लाना चाहिए, आरटीआई का विरोध नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का आशय यह था कि सभी पार्टियां एकजुट हो गई कि आरटीआई नहीं होनी चाहिए राजनीतिक दलों को लेकर के। इस पे तो सारी पार्टियां एक थी सर, कांग्रेस, भाजपा, वही मैं कह रहा हूं कि हमें इस दायरे में मत लाओ, जैसे हैं वैसे हैं, क्योंकि उनको पता था कि आम जनता मांगना शुरू कर देगी, ये आपने खर्चा कहां से किया, आपने ये गाड़ी कहां से खरीदी, इसलिए सारी राजनीतिक दलों को झंझट लग रहा था, भय लग रहा था कि आम जनता को सारी चीजें पता चलेंगी। तो आपकी पार्टी, जो नितिन जी सवाल मेरा है अभी भी, कि आपकी पार्टी इस चुनाव की इस प्रक्रिया को अच्छाई के रूप में देखती है या शायद इस पर कुछ विचार करेंगे चुप सी? देखिए, चुनाव आयोग एक चुनाव प्रतिक्रिया की एक संस्था है और वो जो पार्टियों पे नियम लागू करेगी, भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करेगी। सरदरे जी, निर्वाचन आयोग तो आपको लगता है हनुमान जी, ये जो बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं नितिन जी, कि पार्टी सम्मान करेगी, क्या लगता है कि भाजपा 20,000 से ऊपर के सभी इस तरह के डोनेशन को, चंदा को, हेल्प के लिए वो रसीद देगी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि 44 वर्षों से चुनाव की बात। कुमार जी, सवाल ये है, क्या सिर्फ पार्टियां ही चंदा लेती हैं?
किसी प्रत्याशी का नाम घोषित होता है कि अमुक पार्टी से उसको टिकट मिल गया, चंदा की उगाही वहीं से शुरू हो जाती है और वो कितना बेहिसाब चंदा लिया जाता है उसका कोई अकाउंट नहीं होता। कोई अकाउंट नहीं होता। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पहली बात तो ये है कि 1 रुपया से भी ज्यादा यदि चंदा दिया जा रहा है तो ये बिल्कुल इसको नियम बना देना चाहिए कि वह किसी चेक या ड्राफ्ट के द्वारा ही दिया जाएगा, उसका कहीं ना कहीं किसी संस्थागत तरीके से उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये सारे सुधार जो है वो बहुत अवश्यम भावी हैं और मुझे तो लगता है कि 20,000 की लिमिट दे करके चुनाव आयोग ने बड़ी उदारता का परिचय दिया है, क्योंकि 18,000 से लेके 19,000 के टुकड़ों में न जाने कितने चंदे लिए जाएंगे अगर इस तरह का मैंडेट आ जाएगा और उसका कोई हिसाब नहीं दिया जाएगा। भाई उसके लिए तो चेकबुक की ही जरूरत है ना। आप 19,000 के चेक काटने शुरू कर दीजिए, आप 20,000 तक काट सकते हैं। 20,000 तक काट सकते हैं, 20,000 तक की लिमिटेशन है। ये 1 रुपए से ही शुरू हो जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी रूप में दान दाता, चंदा दाता के लिए भी ये होना चाहिए कि यदि वो चेक या ड्राफ्ट के जरिए जिसका कि कोई रिकॉर्ड मेंटेन हो सके नहीं देता है तो वो संज्ञेय अपराध माना जाए। बिल्कुल सही। और तीसरी बात ये है कि इसमें ये स्ट्रिक्टली बैन हो कि कैंडिडेट अपने स्तर से नहीं ले सकता है, सिर्फ पार्टी ही लेगी और पार्टी फंड करे। और बेहतर तो ये होगा कि जैसे कि बहुत सारे लंबे समय से चर्चा चल रही है कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। भाई आखिर कई देशों में है स्टेट जी, फंडिंग। आखिर सारा पैसा तो जनता के टैक्स के जरिए ही या जनता की गाड़ी कमाई से तो इनके पास में जाता है। तो बेहतर हो कि स्टेट फंडिंग हो, तमाम और व्यापक चुनाव सुधार जो है वो लागू किए जाएं। सरकार की अपनी मशीनरी है, प्रचार प्रसार के तमाम अंग उसके पास उपलब्ध हैं, वो कम से कम उनका इस्तेमाल कर सकती है। अगर आज रेडियो 97% पॉपुलेशन तक उसकी रीच हो गई है, दूरदर्शन की रीच हो गई है, तो पार्टियों को खुले तौर पे, अभी ठीक है टाइम स्लॉट अलॉट किया जाता है, पार्टियों को खुले तौर पे नीलाम किया जाए, समय प्राइवेट चैनल्स को नीलाम किया जाए ताकि वो समय खरीदें और उसके बाद में जो है वो चुनाव लड़े पारदर्शिता के साथ में। तो जो संसाधनों का इस्तेमाल है, इन सबकी एक पूरी नीति बने। जो नीति की बात तो कह रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार रही कई वर्षों तक, एक लंबी अवधि तक रही है, तो क्या राजेश जी आपको लगता है कि इसकी नीति पहले बननी चाहिए थी, इस पर काम होना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया? ना कांग्रेस की भी सरकार रही है, दूसरी भी सरकारें रही, ठीक है। ये इशू ऐसा है जो जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि तो चुनाव आयोग का काम है ना वो चैनल पे समय देना, पैसे बिल्कुल भाई कम करना, सिस्टमाइज करना है, भाई इतने पैसे वो अपने सुधारों की जगह दूसरे कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अच्छा सुझाव है, मानते हैं हम। और इसको क्या है, कानून मंत्रालय को जाके एक पार्लियामेंट में बिल पास होना चाहिए, वो सिस्टम बने, वो सिस्टम कांग्रेस फॉलो करेगी। लेकिन कोई मतलब ऐसे करके उन्होंने पार्टियों को दे दिया, तो कांग्रेस ने बताया है, मोतीलाल वोरा जी ने उनको बताया है कि ये आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, ये ऐसे जाओ सिस्टम। लेकिन इसमें कहीं न कहीं लगता है डर लग रहा है कांग्रेस पार्टी का, और डर सामने आया है, भले उसे पहल कहें या पहल ना कहें, और इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा जारी रखेंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। अभी हम देख रहे हैं चंदे पे चकल्लस, किस तरह से चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी करके सभी पार्टियों को, विरोधी दलों को भी एकजुट कर दिया है। उसके कारण है स्वार्थ, एक निस्वार्थ निजी स्वार्थ चंदे के लिए, जिसे हम चुनाव में वो लोग उपयोग करते हैं। अभी हमारी बात चल रही थी, राजेश यादव जी ने बात कही, आलोक जी से सवाल करना चाहूँगा कि ये जो स्थिति बनी है और जो एक आधिकारिक इसको ठोस रूप देने की बात है, जब चुनाव आयोग कोई पहल करता है तब तक जो राजनीतिक दल हैं उनमें चिल्को मचती है, वो एकदम आपस में तलवारें म्यान से निकल जाती है कि ये गलत है, ये सही है, और फिर कुछ दिनों के बाद फिर मामला शांत हो जाता है। 44 वर्षों से, करीब 45 वर्षों से ऐसा ही देख रहा है भारत और भारत के वासी, लेकिन चुनाव सुधार अभी तक नहीं हो पाया और चुनाव आयोग बेबस हो जाता है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, नई सरकार इस दिशा में कुछ पहल करेगी, या फिर जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा? नहीं, देखिए, जो वर्तमान सरकार है, पूरे देश की और ख़ास तौर से देश के नौनिहाल नौजवानों की बहुत बड़ी उम्मीद है इनसे,
और यही कारण रहा है कि 21 साल से लेके 38 साल का नौजवान झूम कर इनको लेके आया है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आज देखा जाए, चाहे काला धन का मुद्दा हो या आज जो निर्वाचन आयोग को लेके एक पिछले 2 दशकों में एक चर्चा बड़ी व्यापक रही है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके सामने आप पार्लियामेंट को भी देखते हैं, आप देखते रहे होंगे निर्वाचन TN शेषन जी के बाद इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाए, कम किया जाए, इस तरीके की बहुत राजीव गांधी ने सिफारिश भी की, सिफारिश करी थी कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई कांग्रेस ने कोई, निर्वाचन आयोग का वास्तविकता भी मानना है कि अगर निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है तो उस आज ये जो पेच पड़ रहा है कि कानून हमारे देश में हुआ क्या है, आज़ादी के बाद से ही एक दूसरे के साथ पेच की व्यवस्थाएं बहुत रखी गई हैं। 1100 कानून हैं जो सदन के विभिन्न पटलों पर घूम रहे हैं आज़ादी के बाद से, पहली बैठक के बाद से लेकर आज तक 1100 कानून हैं और उन पे कुछ नहीं हुआ है। जैसा कहा उन्होंने कि करीब हजारों कानून जो आपने नंबर बता रहे हैं, मोदी जी ने कहा कि उसको हम हटाएंगे, उस पर झाड़ू लगाने की बात है। साथ साथ जो क्राइम से जुड़े कितने कानून हैं, बेलेबल नॉन बेलेबल, उस पर भी रिव्यू करने की बात है। नितिन जी, आपकी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, और जो चुनाव आयोग का जो ये दरकार कहें या जो उनका एक सुझाव कहें, जो उनका दर्द कहें एक शुचिता के लिए, जिसके लिए दावा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्या लगता है नरेंद्र मोदी इस सुझाव को मानेंगे या इसमें कुछ सुधार चाहेंगे या फिर चुप बैठेगी आपकी पार्टी और आपकी सरकार? नहीं राकेश जी, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उन पार्टियों को खतरा है जो चंदे के रूप में करोड़ों रुपया वसूल करती है और उनका हिसाब नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो बकायदा पर्चियों के माध्यम से पैसा इकट्ठा करती है और उसका हिसाब होता है, उसका ऑडिट होता है। हमारी सदस्यता होती है, हर 3 साल के बाद सदस्यता होती है। पहले हम जो हमारी सदस्यता होती थी 2 रुपये होता था, अब हमने उसको 5 रुपये कर दिया। पहले 1 रुपया था जी, उससे पहले 1 रुपया था जी। हमारे जो पिछले अभी जो अक्टूबर में हमारी जो सदस्यता समाप्त हुई है, 3.5 करोड़ सदस्य हमारे थे, जो अभी 1 नवंबर से मेंबरशिप शुरू हुई है, फिर से शुरू हुई है जी। वो टारगेट हमारा 10 करोड़ का है जी। तो जो हिसाब है हमारा, वो पैसे हमारे पास कहां से आते हैं उसका हिसाब है, हम आजीवन सदस्य बनाते हैं। नहीं, मेरा सवाल नितिन जी कुछ और है। जो चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है कि 20,000 से ऊपर की राशि जो भी आप लेते हो वो चेक से लिया जाए, ड्राफ्ट लिया जाए, मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से लिया जाए। उससे आपकी पार्टी का रुख क्या है? उसी में आ रहा हूं ना राकेश जी, में जी। ये उन पार्टियों को खतरा है जो चुपके से पैसा लेते हैं। वो कौन सी पार्टी है? जो भी पार्टी है आपके सामने जी। और हमारे पास जो पैसा आता है उसका, हम जिनको चेक से आया हमारे पास हिसाब है और हम उसका हिसाब चुनाव आयुक्त को भी देते हैं, हम ऑडिट होता है हमारा। और पार्टी, और मैं दूसरी बात और कह रहा हूं, चुनाव आयोग तो एक काम और करे, ये जो इन्होंने किया है, जिन पार्टियों के ऑडिट नहीं होते और जहां पता लगता है कि इनके पास यहां से चंदा आया है और उनका रिकॉर्ड नहीं है, ऐसी पार्टियों की मान्यता भी समाप्त होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि मान्यता समाप्त होना चाहिए। राजेश जी, कि ये आरोप लगता रहा है कांग्रेस 60 साल ज़्यादा सत्ता में रही और चुनाव सुधार को कोई काम नहीं किया। आपके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने रिएक्ट किया, इसके रिएक्शन के पीछे क्या कारण है? आपको मैंने पहले भी बताया, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। उन्होंने सिर्फ सुझाव दिया, जैसे उन्होंने सुझाव दिया है, उन्होंने ही वो कानूनी एक सुझाव को बताया, ये बात सामने आती है। दूसरा क्या है, भाई साहब ये कह रहे हैं हमारा सबसे देश में सबसे ज्यादा जो हमने जो मेंबरशिप बनाई है 8-9 करोड़ के करीब है, इनकी 3.5 करोड़ के करीब है। हमारी 10 करोड़ की इस बार क्रॉस करेंगे। हाँ ना, ठीक है, अच्छी बात है। ऑडिट तो सब पार्टी देती है, वो बात नहीं है। ये हमने ये कहा कि कानून के दायरे में लाओ, कानून जब बन जाएगा तो ठीक है, उसका पालन करेगी कांग्रेस, जैसे भी होगा हम कानून के साथ चलेंगे। हमने देश में नहीं, तो ये दायित्व ठीक है, ये दायित्व तो पार्टी का ही है राजेश जी, जो सरकार रूलिंग पार्टी जो रही है, हमने कई बार इससे उसी का तो दायित्व रहा है कि वो कानून बनाती। पहले भी हमने सभी पार्टियों को बुलाया है, इससे पहले भी कई बार, ऐसा नहीं है कई बार, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाई किसी कारणों से, सारी पार्टियां कुछ तैयार नहीं हो पाई।
तो कई बार ये सब मिलके होता है। या एक मैं सवाल हनुमंत राव जी से भी है, आलोक जी से भी है, ये कह रहे हैं सहमति नहीं बन पाती है। आखिर वो कौन सा जादू था, वो कौन सी जादू की छड़ी थी हनुमंत जी कि आरटीआई के खिलाफत में सभी पार्टियां एकजुट हो गई कि नहीं, राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखा जाए और उसमें पार्लियामेंट में सहमति बन गई। आप देखिए कुमार जी कि कोई भी बिल पास होने में संसद में तमाम तरह की बहस होती है, तमाम तरीके की बहस मुबाहिसों के बावजूद चीज़ें लटक जाती हैं। जब इनका वेतन बढ़ना होता है कोई बहस नहीं होती है, सेकंडों में रात के 9 बजे पास हो जाता है और पास हो जाता है बिना बहस के। तो और ये अपने प्रिविलेजेस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, ये धमकाते हैं कि हम कानून बनाते हैं लिहाजा हम विशिष्ट वर्ग से आते हैं। ये तमाम सारी चीजें हमने पिछले कई वर्षों में संसद के अंदर माननीयों के आचरण में देखी हैं। तो इस पर बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये क्यों नहीं सहमत हो पाए। सहमत ना हो पाने के पीछे सबका स्वार्थ है। जैसा हमारे भाजपा के भी मित्र कह रहे थे कि साहब 60 वर्ष से एक पार्टी शासन में थी तो 6 वर्ष ये भी शासन में रहे हैं। अगर इनकी मंशा होती तो ये उसको करते। और जब अगर किसी कोषाध्यक्ष को किसी संस्था ने एक सुझाव भेजा तो उनका ये दायित्व होता कि वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते, बजाय कि वापस संस्था को चिट्ठी लिखने की आप कानून मंत्रालय के पास जाइए। तो पहल करने की इच्छा मंशा किसी पार्टी की नहीं है, ये बात साफ हो चुकी है। अब ऐसा लगता है कि जनता जनार्दन वही अगर इस पर दबाव बनाए कि चुनाव में सुधार होने चाहिए, जब ये दबाव जब तक नहीं बनेगा, जब तक ये पीपुल्स एजेंडा नहीं बनेगा, मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कोई चुनाव सुधार की प्रक्रिया हो पाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर चुनाव सुधार की प्रक्रिया हो गई और चुनाव सुधार हो गए तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा राहत भी इन दलों को ही होगी जो अभी ये चुनाव सुधार नहीं चाहते हैं। आपने पीपुल्स एजेंडा की बात कही, पीपुल्स एजेंडा बनेगा कैसे? कुछ वर्ष पहले 2-3 वर्ष पहले एक आंदोलन की बात देखी गई, अन्ना हजारे ने एक आंदोलन शुरू किया, उसमें सारे सुधार शामिल थे, लेकिन उनके साथ उनके कंधे पे रह करके तथाकथित राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल का हश्र सबके सामने है, क्योंकि वो भी उसी कहीं कहीं फ्रेम में दायरे में आके अपने को सिमटा लिया और उसी स्वार्थ पर राजनीति में घिर गए। तो आलोक जी, जो स्थिति बन रही है आज की तारीख में, आपको लगता है कि आज की जो मनोदशा है, नितिन से ये हम जवाब लेंगे कि पीपुल्स एजेंडा बनने का है, जबकि एक तरफ पैरेलल गवर्नेंस की बात करते हुए नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, दूसरी तरफ ये सारे जो चुनाव आयोग की जो गाड़ी है ये चल रही है। देखिए राकेश जी, अरविंद जी की बात हो या अन्ना जी के आंदोलन की बात हो, तो इस तरीके से अपवाद सारे जन आंदोलनों में रहे हैं, आज से नहीं विश्व में किसी भी जन आंदोलन में रहे हैं। रही बात आम जनता की जागरूकता की, तो आपको मैं बता दूं, आम जनता खासतौर से युवा वर्ग जिन लोगों का प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे हैं, चाहे न्यायिक व्यवस्था में हो जाए, आज सबको सब कुछ समझ में आने लगा है। कोई भी राजनीतिक दल भ्रामक स्थिति पैदा करके जनता को बहुत दिन तक जोड़े नहीं रह सकते। आधी से ज्यादा आबादी नौजवानों की हो चुकी है। हमने एक चीज देखा 55 से 65%। हाँ, आप एक चीज देखिए, आरटीआई मतलब सूचना के अधिकार से बाहर किया, पार्टियों ने क्या भ्रष्टाचार किया, पिछली सरकार ने क्या किया, उसका रिवेंज मिला। पूरे देश में नौजवान ने एक मत होकर मोदी जी को लाके बैठाल दिया और पूर्ण बहुमत से लाके बैठाल दिया। ये भी चर्चा नहीं रह गई कि पहले जैसे बीपी सिंह के पीरियड में या उसमें कि हमारी मिलीजुली सरकार थी, या 6 साल पहले मेरी मिलीजुली सरकार थी इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। पूर्ण बहुमत से एक सरकार लाके बैठाल दिया गया है। और रही बात जन आंदोलन की, तो आपको याद होगा पिछली जनवरी में जब निर्भया का कांड हुआ था, एक शर्मनाक घटना जब इस दिल्ली में हुई, तो आपने देखा था कि जन आंदोलन का और जन आक्रोश का दबाव क्या होता है। और आपको लगता है कि उस परिप्रेक्ष्य में जो भी निर्भया की बात आई, जो एक रडरलेस आंदोलन था, किसी की हिम्मत नहीं हुई, जो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग भी सड़क पे थे, को सामने आके उसको लीड करे। किसी में वो आत्मबल नहीं था, आत्मशक्ति नहीं थी। तो जैसा कि राव साहब ने बताया, आलोक जी, मेरा सवाल नितिन जी से है कि आज की तारीख में शुचिता की बात, समानता की बात और सबका साथ सबका विकास करने वाली आपकी पार्टी की सरकार, भाजपा की सरकार, जो ज़्यादा कहा जाए मोदी जी की सरकार में, ये बात जो चुनाव रिफॉर्म्स की बात है, इलेक्शन, वो बात आ पाएगी या फिर इसी तरह ढाक के 3 पात रहेगी?
नहीं, उसमें ढाक के तीन पात नहीं रहेंगे। जैसे अभी आलोक जी ने कहा कि आज जो हिंदुस्तान का वोटर है ना जी, वो बहुत जागरूक हो गया है। एक समय था वोटर बहकावे में बहकता था, कोई लालचों में बहकता था। आज जो नई युवा पीढ़ी है उसे पता चल गया कि कौन कितने गहरे पानी में, कौन क्या काम करने वाला है, कौन क्या कर सकता है। ऐसे ही देखिए ना, बीच में जन आंदोलन हुआ अन्ना हजारे जी का, उसका श्रेय ले गए अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने उस नई पीढ़ी को एक थोड़ी सी वो मिसगाइड करके अपने तरफ खींचा। अब वही यूथ सारा एक तरफ होकर नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया। तो आज जो जागरूक मतदाता है वो सब चीजें समझ रहा है कि क्या हो रहा है। जैसे अब ये 20,000 वाली बात है, वो आप पब्लिक में जाइए, आप बताएंगे वो कि अच्छा है या नहीं। आप पब्लिक की व्यू लीजिए, आप पार्टी की व्यू मत लीजिए। नहीं, आप पार्टी और पब्लिक से आते हैं। हम कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, आप बीजेपी को करते हैं, हम पत्रकार हैं। मैं एक दूसरी बात और कह रहा हूं, देखिए अब जैसे चुनाव आयोग कोई नियम बनाएगा, ठीक है, वो सरकार उसको पास करेगी, तो वो तो हमें मानना पड़ेगा ना, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी है। और इसका विरोध एक आपने कहा निर्भया कांड हुआ, ठीक है, किसी नेता ने उसका नेतृत्व तो नहीं किया, आम जनता चली थी, हिम्मत नहीं थी करने की, उसमें पावर नहीं था, आम जनता मुझे लगता है पहली बार कोई राष्ट्रपति के दरवाजे को ठकठकाने के लिए हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वहां पर जनता पहुंची थी। वो एक जन भावना, एक आंदोलन। सरदरे जी, वही घटनाएं फिर दोहराई जाएंगी। कारण क्या है? निर्वाचन आयोग को आपने दे दिया चुनाव कराइए, वो अधिकार दिए नहीं कि पार्टियों को वो कंट्रोल कर सके। आप आधे अधूरे अधिकार क्यों दे रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं को? आपने हर जगह पे आपसे मतलब सारी पार्टियों, रूलिंग पार्टियां या विपक्ष पार्टी हो, हर पार्टी हाथ पांव काट के आप ये कर देते हो, एक व्यक्ति खड़ा कर देते हो, एक संवैधानिक संस्था खड़ा कर देते हो और उसे कहते हो नहीं दिमाग मेरा चलेगा। और ये आज की जनता जानने लगी, आज का नौजवान ये जानने लगा है। और आप एक चीज जान लीजिए, आपने सूचना के अधिकार से हटाया, वो समझ में आता था, लेकिन आप जब चंदे की बात आ रही है और जब आम जनता ये जानना चाह रही है, आप लोग क्यों भाग रहे हैं इससे? सारी पार्टियां क्यों भागना चाह रही हैं? हाँ भाई, क्यों भाग रहे हैं आप? देखिए उसमें मैं अभी हमारे हम कहां भाग रहे हैं? अरे भाई, स्वीकार करना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने जो बोला उसको स्वीकार। चुनाव आयोग सेशन जी थे, उन्होंने चुनाव में बहुत सारी कमियां थी, उनको दूर करा, कई चीजों को दूर करा ना, अच्छी बात है। और मतलब देश में अच्छे मतलब उनकी गिनती गिनी गई चुनाव आयुक्त में, ठीक है ना। इनको किसने रोका है? करे ना, ये किसी ने रोका है? निर्वाचन आयोग देखिए, निर्वाचन आयोग सारे काम ना करे ना, कानून उसमें कानून की भी राय ली जाए। तभी तो कानून की बात कर रहे हैं, कानून की भी राय ली जाए। और चुनाव आयोग को कानून मंत्रालय इनके पास है, प्रधानमंत्री आपके पास है, दो सलाह उनको। आज 7 सालों के बाद अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, 7 साल को छोड़िए, मंत्रालय का काम कब आएगा वो आप जानिए। सरदारे जी, 60 साल को छोड़िए, 60 साल में क्या हुआ? 60 साल में जनता ने, देश की जनता ने हमें 60 साल दिए भी, और चलो गलतियां कुछ हुई होंगी तो लिए भी ये समय आया। आप तो कुछ करिए, राजेश जी, अभी तो आप मिल जाइए, कोई देश होगा, हम पास करेंगे। बात कानून की है, बात कह रहा हूँ ना, बात कानून दोनों की बात नहीं है। बात यह है कि आप दोनों लोग सत्ता नसी जब होते हैं तो हम जैसी जनता को गुमराह करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? निर्वाचन आयोग को आप पूरा संवैधानिक पावर क्यों नहीं दे रहे हैं उसको, कि अगर आज ये कानून की बात ये कि आए ना, निर्वाचन आयोग ये डिसाइड करेगा ना, अगर पार्टी आप रजिस्टर्ड कहां हो रहे हो, आपको लाइसेंस कौन दे रहा है? चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का निर्वाचन आयोग दे रहा है। तो आप किस तरीके से एक्टिविटीज करोगे? अगर कंपनी आप बनाते हो, कंपनी लॉ बोर्ड आपको बनाता है, तो कंपनी लॉ बोर्ड पे ही सारी चीजें है बिना पावर। तो आप ये क्यों कहते हो कि इसके लिए कानून मंत्रालय जाओ, आप इसके लिए सदन में जाओ, आप इसके लिए वहां जाओ? आप पूरी चीज निर्वाचन आयोग को क्यों सारी संवैधानिक पावर नहीं दे रहे हैं? हनुमंत राव जी, ये दोनों पार्टियां जैसा बता रहे हैं कि कानून के एंगल से आलोक जी बता रहे हैं कि भले ही बाद में एक दूसरे का दोषारोपण करें, लेकिन आकर के वहीं सीमित हो जाती है। कहते हैं एक ही जगह
वहाँ जो एक राष्ट्रीय एकता का जो प्रतिमान दिखता है अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत है। तो उस अद्भुत संयोग जो है, काश कि राष्ट्र के विकास के नाम पे, खास करके एक भ्रष्टाचार के नाम पे हो तो देश का विकास और चौगुनी पाँचगुनी गति से हो। तो ये जो बात आ रही है सुचिता की, आपको लगता है कि ठीक है कांग्रेस ने जो किया, राजेश ने बड़ी अच्छी बात कही कि चलो हमको करना था कर दिया, अब भाजपा आई है, मोदी जी आए हैं, तो आप क्या लग रहा है कि आज की परिस्थिति में क्या बेहतर हो सकता है? क्या मोदी सरकार चुनाव आयोग को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्रदान करेगी या गाड़ी यूं ही चलती रहेगी? नहीं, मुझे तो लगता है कि चुनाव आयोग को शक्ति प्रदान करने में किसी राजनीतिक दल की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। बहुत ये बहुत बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सवाल इसका उठता है कि आखिर सुधार कहाँ से हो। सेशन के पहले भी चुनाव आयोग ने कैसे काम किया था ये किसी से छुपा नहीं। जब टीएन सेशन आया तो उन्होंने बताया कि नहीं, चुनाव आयोग की ताकत क्या होती है, संवैधानिक संस्था भी है कि नहीं, ये संवैधानिक संस्था है और आपको इसके तमाम सारे नियम कानून मानने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि यदि चुनाव आयोग ये ठान ले कि उसको इन राजनीतिक दलों को पटरी पे लाना है, तो मुझे लगता है कि ये काम चुनाव आयोग बहुत आसानी से कर सकता है। बस वहां पर इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, फिर किसी एक और टीएन सेशन की आवश्यकता है। क्यों कि एक जो मॉडल उन्होंने रखा था वो फेज 1 कि साहब ये सुधारों का जो एक कार्यक्रम था चुनाव सुधारों का वो पूरा हो चुका है। लेकिन अहमद राज, एक सवाल और है कि चुनाव आयोग की जो आयुक्तों की नियुक्तियां होती हैं और जो जिस तरह से उनके सिस्टम बना हुआ है, मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं, उसमें कहीं न कहीं राजनीति का समावेश होता है। एक संवैधानिक बॉडी है वहाँ बनता है, लेकिन जो उसका नवीन चावला बने वो किसके खास थे, क्यों थे, सबको पता है। संपत बने, आप साहब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक आदमी से जो है 3 आदमी का क्यों बनाया गया जी, आयोग क्यों 1 से 3 पे किया तो गया। ये जो राजनीतिकरण किया गया चुनाव आयोग का, तो ये लगता है, ये लगता है आलोक जी, ये जो चुनाव आयोग का राजनीतिकरण है। नहीं, राजनीतिकरण देखिए, लेकिन टीएन सेशन भी तो उसी सिस्टम की देन थे। नहीं सर, तब तक अकेले होते थे ना निर्वाचन। मैं वही कह रहा हूं कि उसी सिस्टम से, उसी सरकारी कृपा दृष्टि से वो चुनाव आयुक्त बने थे जी। और बनने के बाद में जो उन्होंने किया, मेरे समझ से अगर हर आदमी ये तय कर ले कि नहीं, उसकी जवाबदेही भारत की जनता के प्रति है, उसकी जवाबदेही भारत के संविधान के प्रति है, उसकी जवाबदेही ये राजनीतिक दलों के प्रति नहीं है, तो कहीं ना कहीं से सुधार का जो एक दूसरे फेज का जो चुनाव सुधार का जो एजेंडा है, मेरे समझ से वो सरल हो जाएगा। जनता भी, जैसे आज हम कहते हैं कि साहब वोट करना आपका अधिकार है, वोट जरूर करिए, तो चुनाव आयोग ये भी तो कहे कि राजनीतिक दलों को जो चंदा प्राप्त होता है उसको जानकारी करना आपका अधिकार है। हाँ, इस बात को प्रचारित बड़ी अच्छी बात कही अहमद राज ने। इस बात को प्रचारित करने से कौन रोक सकता है चुनाव आयोग को? देखिए, मैंने फिर दोबारा कहा, मैं दोबारा और ये जब दबाव बनेगा, ये जब दबाव बनेगा तो हमारे जो भाजपा के मित्र हैं, हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं, जो एक दूसरे पे डालना है कि साहब हम चलिए 60 साल में नहीं कर पाए, आप कर दीजिए, ये चले जाएंगे तो कहेंगे नहीं साहब आप कर दीजिए। ये जो टेनिस बॉल का जो गेम है, ये कहीं ना कहीं से बंद होगा। ये तभी बंद होगा जब चुनाव आयोग इन पर सख्ती करेगा, जनता को नहीं, दूसरा सवाल है इसमें हनुमंत राज जी, चुनाव आयोग शक्ति या सख्ती कब करेगा और कब देगा वो अलग बात है। अभी जो सरकार है, ये अहम सवाल है। नितिन जी, आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की, आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार, जैसा कि हनुमंत राज जी ने भी चर्चा की, सख्ती करेगी राजनीतिक दलों पे, जिसमें खुद भी शामिल है, जिससे कि देश में एक स्वच्छता की धारा बहे? देखिए, अगर चुनाव आयोग को लगता है कि इस देश के अंदर अच्छी सरकार रहे, अच्छे परिणाम रहे, अच्छा विकास हो, तो उसके लिए चुनाव आयोग जो नियम बनाए, भारतीय जनता पार्टी उसको लागू करेगी। तो मतलब 20,000 वाला बात को आप लोग मान रहे हैं, आप लोग कोई रिएक्ट नहीं कर रहे? देखिए, वो मैंने जैसे पहले कहा कि खतरा उन लोगों को है जो लोग चंदा छुपके लेते हैं। हम चंदा छुपके नहीं लेते, हम ओपन लेते हैं। हम अगर किसी से 10 रुपए भी लेते हैं तो उसको हम 10 रुपए की पर्ची देते हैं। तो अगर चुनाव मतलब कांग्रेस पर्ची नहीं देती? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस भी पर्ची देती है। हमारे स्वरूप की चीजें कोई नहीं बता। हमारे यहाँ जो भी चंदा आता है, आप यहाँ बैठे रहिए, आप हमारे कार्यालय में जाइए कि मैं पार्टी को चंदा देना चाहता हूं,
तो आपको वहां पर बकायदा रसीद दी जाएगी। लेकिन नितिन जी, आप ही की पार्टी में एक पिछले 3-4 साल पहले खबर आई थी कि 3-4 करोड़ रुपए अचानक गायब हो गए चंदा का, और कहां गायब हो गया भाजपा कार्यालय से। ये तो अभी चुनाव में रिकॉर्ड की बात सारी पार्टियों को सारी आप एक चीज बताओ, 5800 करोड़ रुपए अकेले कांग्रेस को तो आ नहीं गए हैं, और 5800 करोड़ रुपए की पर्चियां ना भाजपा के पास है ना कांग्रेस के पास है। जी सही कह रहे हैं। अगर निर्वाचन आयोग और भारत की संवैधानिक संस्थाएं ये मान रही हैं कि 5800 करोड़ अनुमानित है, अनुमानित, और सर जो भारत की एजेंसियां अनुमानित बताती हैं वो लगभग होता है 5800 करोड़ रुपए का, कम नहीं होता। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को आई है देश में, गिनी चुनी इफेक्टिव कितनी पार्टियां होंगी? 50 के मुश्किल से 50, बाकी 130-135 हैं, लेकिन 50 इफेक्टिव हैं। 50 में भी 5800 करोड़ रुपए मान लो आप, तो अगर एक को मान लो 100 करोड़ मिलता है तो आप 100 करोड़ का तो हिसाब पार्टियां दे नहीं रही हैं। और विभिन्न तरीके और भी बता रहे हैं, सरदरे जी भी बता रहे हैं, यादव जी भी बता रहे हैं कि विभिन्न तरीके और भी हमारे पास हैं, मेंबर बनते हैं, इससे आता है, उससे आता है, ऐसा आता है, और वो रिकॉर्ड है। हाँ, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, वो खर्चे रिकॉर्ड है, वो मेंबरशिप हुई है वो 6 वर्षों के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, पार्टियों को आमदनी हो रही है, ये तो आमदनी ही मानी जाएगी पार्टी की, उनका कोष लगातार बढ़ रहा है, और क्या कोई टैक्स देते हैं? ये राष्ट्रद्रोह काम नहीं है, नहीं है सर। क्या है, आप टैक्स नहीं दे रहे, राष्ट्रद्रोह नहीं है। आप उसका नियम बनाए ना, आप उसको चुनाव आयोग नियम बनाए कि उसका टैक्स देना है, हम लोग टैक्स भी देंगे। हम श्रमजीवी पत्रकार हैं, हमें मान लिया कि 5,000 रुपए मिलते हैं या 50,000 मिलते हैं या 5 लाख मिलते हैं, उसके टैक्सेस है। 1 लाख ज्यादा टैक्स नहीं कर सकते। नहीं, सैलरी चपरासी हो, सरकारी नौकरी में हो, अपना पैसा है, टैक्स देना। ये जो है जनता का पैसा है। अरे जनाब, जनता का पैसा जो है आय की श्रेणी में आता ही नहीं आता। आय की श्रेणी मेरा तो ये कहना, ये वही मुद्दा है, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, यही मुद्दा है। राकेश जी, मैं एक और कहना चाह रहा हूं कि पिछले 20-25 सालों में जितना चुनाव आयोग ने इस देश के अंदर चुनाव की प्रतिक्रिया को सुधारा है, और ये जैसे 20,000 वाला मामला है, उससे और मुझे लगता है सुधार होगा। लेकिन एक समय था जब चुनाव अधिकारी को कोई पूछता नहीं था, उसको पैसे दिए जाते थे या कहीं उसको दबाव में लाया जाता था। नहीं, चुनाव प्रक्रिया की बात जी, चुनाव आयोग को देखकर कैंडिडेट भी डरता है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए। मैं चुनाव आयोग की उपलब्धियां बता रहा हूं, ये कि चुनाव आयोग ने चुनाव को सरकार ने किया, मोदी जी उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। राकेश जी, मेरा एक और सबमिशन है जी कि जैसे अभी एक चर्चा चल रही है कि साहब ये टैक्सेबल होना चाहिए। दूसरी बात आप ये देखिए कि ये जो रसीद और ये वो तमाम सारी बातें कही जाती हैं, और चुनाव में जो चंदा प्राप्त होता है वो पार्टियां तो समृद्ध हो ही रही हैं। आप देखिए ना, तमाम नेताओं की जो आय है वो अचानक कैसे बढ़ जाती है। पिछला जो वो चुनाव लड़ते हैं और नामांकन दाखिल करते वक्त 6 महीने के अंदर जब अपना क्या कहते हैं घोषणा करते हैं कि साहब ये संपत्ति है, और उसके बाद साल 2 साल 5 साल बाद जब आप देखे हैं पीएमओ के साइट पे जाएं कि पिछली सरकार में 10 वर्षों में सबसे धनी मंत्री कमलनाथ रहे, उनकी आय करीब 50 गुना बढ़ गई। आखिर कौन सी जादू की छड़ी है? दुनिया का कौन सा बिजनेस इतना बड़ा व्यापार हो रहा है? देश के बात सही है। नहीं कुमार साहब, ना टाटा का बढ़ रहा है। नहीं आखिर क्या खेल है? कुमार साहब, यहाँ पे है, यहाँ पे व्यापार ऐसा है, 1 लाख रुपए से 1000 करोड़ बनते हैं। वो सही कह रहे हैं, व्यापार है। कांग्रेस के पास एक ऐसा व्यापार है, कमलनाथ जी का 1000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। कमलनाथ जी का व्यापार नहीं है। नहीं की बात है तो वो ऐसा कौन सा जादू की छड़ी है? नहीं, टाटा, अंबानी और बिरला सिंह के बाद मैं तो नेशनल टीवी नेटवर्क पे कहना चाहता हूं, व्यापार हो तो मुझसे भी कुछ गाड़ी कमाई ले ले और इतना बढ़ा करके मुझे 1000 रुपए इस बात से सहमत नहीं। ये तो व्यापार का अपना वो है, किसी का व्यापार आगे निकल जाता है। हर
कांग्रेस में ऐसा तो नहीं है कमलनाथ जी के अलावा और कोई व्यापार नहीं करता होगा। नहीं यादव जी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये साइट पे है, ओपन डॉक्यूमेंट है कि किस तरह से बीजेपी की नहीं है, तमाम सारे नेता। अभी आपने देखा कि साहब रेल मंत्री की आय 2 करोड़ थी तो अचानक 10 करोड़। वो तो मार्च के स्टेटस रिपोर्ट के हिसाब से, वो एक्चुअली क्या वैल्यूएशन है, स्टेटस की बात नहीं। आप, मैं बताता हूँ सर, एक चीज इसमें बहुत बड़ी चीज है, डिस्प्रोपोर्शनेटली जो ये असेट बढ़ जाता है, एक्चुअली जब नेता की किसी की आय बढ़ती है तो उसमें सबके दायरे में जाता है। स्वाभाविक है ना, आप जनता के नेता बनते हैं साहब, तो स्वाभाविक है। सबसे बड़ी चीज कुमार राकेश जी जान लीजिए, जो आम जनता है, जो हम हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा, तब चाहे निर्वाचन आयोग की ताकत की बात हो, चाहे जिस दिन हम अपने दरवाजे पे खड़े नेता से ये पूछने लगेंगे कि तुम्हारा चुनाव में कितना खर्चा हुआ, बहुत अच्छा, ठीक है, तुम्हारा चुनाव में कितना खर्चा हुआ, हम तुम्हें वोट क्यों दें, तुमने ये कर दिया, या जिस दिन इस नेता से ये पूछने लगेंगे कि आज तुमने दारू बंटवाई, आज तुमने पैसे बंटवाए, उस दिन ये भय वो डर आएगा, और नेता और ये पार्टियां सब। बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ी बात कही आपने। दूसरी बात ये कि जब आपके दरवाजे पे वो चंदा मांगने आए, आप उसे कहिए ये लो चेक काट करके मैं तुमको दे रहा हूं जी, ताकि इसका हिसाब किताब। नहीं सर, हमारे चंदे का उसके पास रिकॉर्ड है ही है, जो पूछ-पछलू में चंदा उसका रिकॉर्ड नहीं रहा। आयोग जो है, मैं तो देश के हर नागरिक से कह रहा हूं, उसमें एक चीज जनता को भी करना पड़ेगा, जनता को ही करना पड़ेगा, जनता को ही करना पड़ेगा, जनता भी बार्गेनिंग ना करे। मुझे मैं आपको वोट क्यों दूं, मुझे ये दीजिए, मैं आपको वोट दूं। बार्गेनिंग की बात नहीं है, बार्गेनिंग बंद होनी चाहिए। चुनाव आयोग जहां तक चुनाव सुधारने की बात करेगा, उसमें जनता को भी थोड़ा सा उस भागीदार बनना पड़ेगा। नहीं, भागीदारी सबकी है और सबकी जरूरत है। चुनाव आयोग ने जो सर्कुलर पार्टियों को भेजा था, उसके बाद जो स्थिति देखने को मिली है, वो अपने आप में आश्चर्यजनक है कि जो बिल्कुल सही भेजा था या नहीं भेजा था। एक तरफ मोदी की सरकार इसे ठीक मानती है, नहीं मानती है, चूँकि वो ब्लैक मनी को लेके घिरी हुई है और उनका फ़र्ज है कि बन जाता है कि उन पार्टियों को लेकर के जो मिलने वाले चंदे हैं उसके मुद्दे पे चुनाव आयोग के साथ दें। जो बरसों से लंबित चुनाव सुधार की बातें हैं उस पर वो अपना कोई न कोई निर्देश जो हैं डालें। हालांकि उन्होंने अभी पूरी तरह से पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इस मसले पर हमें मोदी सरकार के रुख का भी इंतजार करना होगा कि देखते हैं कि मोदी सरकार जो पार्टियों को मिलने वाले चंदे पे पारदर्शिता बरतने के मसले पे चुनाव आयोग के साथ खड़ी होती है, या बीजेपी भी कांग्रेस की उस चाल के साथ चल पाती है जिस पे कि आज मोतीलाल वोरा ने एक सवाल खड़ा किया है। वो बात फिर घूम फिर के वहीं आती है जैसा हम लोग चर्चा किया, टेनिस बॉल की तरह कि इधर मारना और उधर मारना, फिर जनता चुप होना। और सबसे बड़ी बात आज हमारे पैनलिस्ट ने एक बात कही है कि जनता जनार्दन है, जनता ही है जो सब कुछ है, वो सब कुछ जानती है, तो उसको सजग होना पड़ेगा, आपको सजग होना पड़ेगा, हमें सजग होना पड़ेगा, तभी देश जो है मजबूत बनेगा और सजग होगा। आज हमें दीजिए इजाज़त, आज हमारी चर्चा में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर होगी और हमारी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।